का एक और लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 है रिटायरमेंट। पहले कुछ लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज पे फोकस किया। अब ये है कि हमें वो कह रहा है बार बार, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है नीचे प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मनीष, निर्झर एंड क्षितिज आर पार्टनर्स। 3 नाम थे, 5 3 2, काफ़ी नेचुरल से नाम है निर्झर, क्षितिज। चलो, इनके बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश, डेटर, बिल्डिंग, बीआर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, पेटेंट है। ऐसा केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, हमें पता है कि कुछ आइटमों पे हमारी खास नज़र रहती है। जैसे गुडविल, ये है ओल्ड गुडविल, और ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो आपको पता होना चाहिए ये लॉस है, क्योंकि ये डेबिट नेचर है ना, इसलिए ये लॉस है। बैलेंस शीट 3,20,000 ये साइज है बैलेंस शीट का। इधर से क्रेडिटर्स है, एक्सपेंसेस ओइंग है, जिसे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हो ये वही है। रिजर्व फंड है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है। यहाँ पे भी हमारे मतलब की 2 आइटम है। तो मैं कह रहा था कि अपने टाइम पास के लिए बैलेंस शीट को नहीं देखा, 4 एडजस्टमेंट मिल गए। नाउ मनीष टेक्स रिटायरमेंट, इसमें से मनीष गया, यानी जो पहला वाला पट्टा है वो गया। हमने उसको सर्किल कर दिया ताकि क्लियर पता लग जाए कि कौन जा रहा है। हम रिटायरमेंट की क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यू रेशियो इज 1:1। वेल, इन लोगों का रेशियो आपस में 3:2 था, लेकिन इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। नाउ द रेशियो इज 1:1। ओके। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ये न्यू गुडविल है, न्यू गुडविल है, या कहें गुडविल का अब जो वैल्यूएशन हुआ तो 60,000 पे हुआ, और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग यानी बकाया एक्सपेंसेस, इंक्रीज्ड बाय 10,000। ये जो आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ गया है, तो इसमें आपको लॉस होगा। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ गया है तो लॉस होगा। क्रेडिटर इंक्रीज्ड, इतना सुनते ही आप समझ जाना लॉस हुआ है, लेकिन इंक्रीज्ड टू 1,05,000। अब जैसे ये फिगर है 1 लाख और ये फिगर 1,05,000 तक पहुंच गया है, तो आपको 5,000 की लॉस लगेगी। जब इसने बोला ना क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, तो ही लग गया था लॉस हुआ है। लेकिन 2 तरह की लैंग्वेज होती है, क्रेडिटर इंक्रीज्ड बाय इतना या क्रेडिटर इंक्रीज अप टू इतना, तो उन्होंने 2 वाली लैंग्वेज यूज की है। और बात करेंगे 10,000 का बी आर डिसऑनर्ड हो गया एंड आर नॉट रिकवर्ड। ओहो, 10,000 का बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है और अब वो रिकवर भी नहीं होगा, तो ये भी लॉस हो गया। क्या बात है, आज तो लॉस ही लॉस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है पेटेंट आर नाउ वैल्यूलेस। एक और नुकसान, पेटेंट की अब कोई वैल्यू नहीं है, हमारी एक असेट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लॉस हो गया। 20,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू द बुक्स, ये आपके लिए प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट विच वर अनरिकॉर्डेड अर्लियर, जो पहले रिकॉर्ड में नहीं थे, उसको बुक्स में लाया जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट का मैंने पी लिख दिया। लास्ट लिखा है ₹10,000 पेड टू मनीष इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। हमने कहा अभी आप 10,000 ले जाओ, मनीष को बोला बाकी पैसा हम आपका बाद में देंगे, तब तक आपका लोन रहेगा। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने कहा जैसे कि हमारा आज जो फोकस है, या कहें इन दिनों में जो फोकस है वो है अकाउंट्स पे। तो बेटा मैंने सबसे पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर मैंने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट भी हमसे चाहा है। ये मनीष है, दूसरा निर्झर है, और तीसरा क्षितिज है। और यहाँ पे मनीष, निर्झर और क्षितिज, और लास्ट में हमारा ये बैलेंस शीट है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम रहता है, ये बैलेंस शीट। ओके, चलिए अब आराम से कि सर शुरू कैसे करना आप तो वो बताओ। देखो, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, और लाइब्रेरीज का क्या नेचर होता है, CR। कैपिटल का क्या नेचर होता है, CR। तो आप जाना और यहाँ जाके लिख देना बाय बैलेंस BD। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो आप ध्यान से सुनना और लिखना। 2 बार क्वेश्चन करना है। पहली बार तो एक बार इधर सुन लेना है पूरा अच्छे से, और दूसरी बार अपनी कॉपी में करना है, तो वो समझ आएगा। ठीक है, अब सिंपल फंडा, ज़्यादा डीप में जाए बिना, रिजर्व फंड का कौन सा नेचर होता है, CR। तो आप इसे भी CR में कर दो, फटाफट इधर आ जाओ। रिजर्व फंड का CR नेचर होता है, ऐसा करके
इस 30,000 को इनके ओल्ड रेशो में बांट दो। 30,000 को मैंने ओल्ड रेशो में बांटा, 15,000, 9,000 और 6,000 आया। इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन फंड का CR नेचर होता है, CR नेचर होता है तो इसे भी CR में लिख दो, ठीक है। 10,000 है और आप लिख दो 5,000, 3,000, 2,000। अब आपको ये आसान लगेगा, बट ये जो मैंने किया है ना, इसके पीछे मैंने लॉजिक नहीं बताया। द रियल लॉजिक जो मैं बताए बिना नहीं मानूंगा वो ये है कि रिजर्व फंड क्रेडिट होता है तो रिजर्व फंड को डेबिट कर देते हैं, यानी इसे ख़त्म कर देते हैं और इसे ख़त्म करके हम पार्टनर्स के अकाउंट में पहुंचा देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे वो सुन लो। ये जो रिजर्व है ये बनता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स के। जब पार्टनर जाता है तो वो हिसाब करके जाता है, तो इस 30,000 का रिजर्व का हिसाब करके जाएगा और बाकी बोलेंगे हमारा भी हिसाब कर दो। इसी तरह वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो हमने कॉम्पनसेशन के लिए बनाया था, पर नीचे कोई भी वर्कर लायबिलिटी, कॉम्पनसेशन लायबिलिटी नहीं है, तो इसका क्या नेचर है? CR। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट टू MNK। तो ये जो एंट्रीज है ना, इन एंट्रीज की वजह से ये यहाँ पे पोस्ट हुआ है। द रियल रीजन इज दैट, ठीक है। और जैसे ये गुडविल है, इसका DR नेचर है तो आप इसे DR में मार्क कर दो। तो बोलने में आसान लगा कि DR है और DR में जाके मार्क कर दिया, ठीक है। 20,000 है, 20,000 पे ओल्ड रेशो लगा दिया, 10,000, 6,000 और 4,000। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये लॉसेज हैं, लॉसेज का कौन सा नेचर होता है? DR होता है, तो आप DR में जाके लिख दो। 30,000 है तो आप इसमें 15,000, 9,000 और 6,000 लिख दो, ठीक है बेटा। ये तो आपने पुरानी बैलेंस शीट को निपटा दिया। अब इस क्वेश्चन में रेशो चेंज हुआ है। आप देखो, ओल्ड रेशो जो था बेटा वो था 5:3:2, इसमें ये वाला पट्टा चला गया और इन्होंने अपना जो नया रेशो कर लिया वो है 1:1। हमें मानते हैं कि इनका जो रेशो है वो पहले से बेटर है। अगर मैं निर्झर की बात करूं, निर्झर की, तो निर्झर का अभी रेशो है 1/2, जबकि इसका पहले रेशो था 3/10। तो आप अगर 10 को LCM लेंगे तो 5 - 3 2 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट का बेनिफिट हुआ है निर्झर को। और अगर मैं क्षितिज की बात करूं तो क्षितिज का अभी जो रेशो है वो है 1/2 और पहले जो रेशो था वो था 2/10। 10 को अगर LCM लें तो 3 पॉइंट का बेनिफिट हुआ है, 3 पॉइंट का बेनिफिट हुआ है आराम से। मैंने अभी अपनी कैलकुलेशन में पाया कि जो निर्झर है उसको जो गेन हुआ है वो है 2/10 और जो क्षितिज है उसका जो गेन है वो है 3/10। इनका आपस में रेशो हो गया 2:3। अब अपने को करना क्या है? अपने को करना है गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर मैं थोड़ी यहाँ जगह बनाऊँ तो जो जा रहा है, मनीष जा रहा है, तो मनीष को तो करेंगे क्रेडिट, और निर्झर और क्षितिज को करेंगे डेबिट। कि सर ये हो क्या रहा है? ये है गुडविल 60,000 की। ध्यान दो, अपन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। 60,000 की गुडविल है। 60,000 में से जो जा रहा है उसका हिस्सा कैलकुलेट करो, जो कि 30,000 आएगा। और इस 30,000 को 2:3 में बांटो। 30,000 को 2:3 में बांटोगे तो आपको 12,000 और 18,000 आएगा। कि सर एक बार वापस बताओ। देखो, गुडविल दे रखी है, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस करने वाले का हिस्सा निकालो और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और जिन्होंने गेन किया है उनको डेबिट कर दो। कुल मिला के जो निर्झर है वो DR होगा, तो मैंने ये DR कर दिया। क्षितिज DR होगा,
और यहाँ पे लिखा जाएगा टू मनीष की वजह से, और इसी तरह से मनीष क्रेडिट होगा, मनीष क्रेडिट होगा उन दोनों की वजह से, निर्झर और क्षितिज की वजह से। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आपको गुडविल वाला एडजस्टमेंट ध्यान देना है। अब बाकी सारा क्वेश्चन रूटीन सिंपल है, जैसे एक्सपेंसेस ओइंग, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो बढ़ गए तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आपको डीआर में जाना है। ठीक है, एक तो ये लॉस हो गया, और अब इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो हमारी बैलेंस शीट में भी होगा। और साइड इफेक्ट तो क्या है, इसका मेन इफेक्ट है कि बैलेंस शीट में आपका ये अमाउंट 20,000 से बढ़ के 30,000 हो जाएगा। ओके, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि अपन ये वाले क्वेश्चन, जो भारी वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डीआर में आना है। अब आप समझो, क्रेडिटर अभी समझो 1 लाख पे है, इसे अपने को इंक्रीज करना है। कहाँ तक ये एरो जाएगा, कहाँ तक ये जाएगा, 1,05,000 तक। तो यहाँ पे आपको लॉस होगा 5,000 का, और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में इंक्रीज हो जाएंगे 1,05,000 तक। इसके बाद 10,000 के BR डिसऑनर हो गए। वैसे बिल डिसऑनर होते हैं तो कोई बात नहीं, हम डेटर से रिकवर कर लेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि अब रिकवर नहीं होंगे, तो आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा डूब गया और ये लॉस हो गया है 10,000 का। और अब BR 40 नहीं रहेगा और BR 30,000 रह जाएगा। इसके बाद पेटेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये पेटेंट है और अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको लॉस होगा। लॉसेस सारे डीआर की तरफ लिखे जाएंगे, और पेटेंट अब इधर नहीं आएगा, खत्म हो गया। और 20,000 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू द बुक्स, तो आपको एक असेट का याद आया तो आपको सीआर में लिखना है, और ये आपको असेट साइड में भी लिखना है। इन्वेस्टमेंट जो कि अनरिकॉर्डेड थे उसको रिकॉर्ड में लाना है। कभी आपके दिमाग में आएगा कि कैसे होता है, तो समझो हमारे पास कोई शेयर्स थे, हमने जिस कंपनी में लगाए वो कंपनी डूब गई, तो हमने शेयर्स को क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया का मतलब क्या है, बुक्स में दिखाना बंद कर दिया। लेकिन अब अचानक उस कंपनी की कुछ वैल्यू क्रिएट हो गई, तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने दिखाने बंद कर दिए थे, अब हम उसको बुक्स में लाएंगे, अब असेट क्रिएट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और बस एक लास्ट एडजस्टमेंट है, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो 10, 20, 50, 5, 55, यहाँ है 55, यहाँ गैप है 35, डेबिट पे प्रेशर ज़्यादा है, ये लॉस है। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि लॉस है, ये पता होना चाहिए कि लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ से आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए, पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में आपने लॉस मार्क करना है। 35,000 को बांटेंगे 17,500, 10,500 और 7,000। ठीक है, अब एक लास्ट बात सुन लीजिए कि सबसे पहले आप मनीष का हिसाब करना, जो रिटायरिंग पर्सन है आप उसका हिसाब पहले कर देना। जैसे मैं देखता हूँ कि 60, 75, 80, 92 और 18, 1,10,000 इसका टोटल है। 1,10,000 में 10,000 गया, 1,85,000, 85 में से 15 चला गया 70, 67,500। जो ये पर्सन है मनीष, उसका 67,500 बनता है, इसको बोलते हैं ड्यू अमाउंट। कि सर वापस बताओ, ये 1,10,000 है, इस 1,10,000 में से पहले मैंने 10,000 हटाया, 1,00,000, फिर 15 हटाया, 85 और फिर और हटा दिया, 67,500 इसका निकलता है। इसमें से 10,000 हम दे देंगे इसको, और बाकी इसका लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा टू कैश और एक आ जाएगा टू एम लोन। 10,000 कैश लिख देंगे और बाकी पैसा इसके लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। याद रखना ये लोन यहाँ आएगा, ये जो लोन है वो लायबिलिटी साइड में बेटा आएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है बट कीप पेशेंस।
ओके। और एक बात और समझ लीजिए, जो गया सो गया, उसके बाद आपको बैलेंस सीडी कैलकुलेट करने हैं बाकी बचे हुए पार्टनर्स के। ओके, तो जैसे यहाँ पे है 69 और 3 72, यहाँ पे है 72। ओके, 72 में से 12 गया 60, 9 गया 51, 6 गया 45, 10 गया 35, 34,500। मैं काफ़ी अनसाइंटिफिक वे में जोड़ बाकी करता हूँ, आप अपने हिसाब से धीरे धीरे कर लेना। 46 और 2 48, ये 48 है, इसमें से 10 गया तो 38, 38 में से 18 गया तो 20, 20 में से 7 गया तो 13,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल, निर्झर और क्षितिज 34,500 और 13,000 रुपया। थोड़ा सा और है क्वेश्चन। कैश आपके पास 40,000 होता था, पर जब आपने 10,000 दे दिया तब आपके पास 10,000 आपने मनीष को दे दिया, तब आपका 30,000 बचा। डेटर क्वेश्चन में सेम के सेम रहेंगे 60,000। बिल्डिंग आपका सेम रहेगा 1 लाख, क्योंकि ये क्वेश्चन की मर्जी होती है कि वो किस में एडजस्टमेंट कराता है किस में नहीं कराता। BR आ चुका, गुडविल खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, पेटेंट वैल्यू लेस। इधर से क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आ गई है, एक्सपेंसेस की नई वैल्यू आ गई है, रिजर्व फंड खत्म, वर्कमैन फंड खत्म, पार्टनर्स कैपिटल आ चुकी है। तो यहाँ पे अपना टोटल हो जाता है पूरा 30 और 105, 135, 135 और 7 142, 192, 196, 226, 227, 240, 2,40,000। 30, 90, 120 और 120, 240, 2,40,000। ओके, तो 2,40,000, 2,40,000 मैच हुआ। मैं हर बार की तरह समरी बताऊं। पहला पॉइंट, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें जो एडजस्टमेंट है उनको करना है। दूसरा, रेशियो चेंज होते हैं तो गेन रेशियो निकालना है और गुडविल एडजस्टमेंट करना है, उसमें जाने वाला क्रेडिट होगा और जो रह जाएंगे वो डेबिट होंगे। तीसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट सॉल्व करने हैं, लॉसेस डीआर में, प्रॉफिट सीआर में, एंड में जो रिजल्ट आएगा उसका ज़रूर एडजस्टमेंट करना। और शाम होते होते, क्वेश्चन ख़त्म होते होते सबसे पहले रिटायरिंग पर्सन का एडजस्टमेंट होता है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल शो होती है। चलिए, रिटायरमेंट पे चल रहे हैं कंटिन्यू अपन, और एक क्वेश्चन अपन और देखने वाले हैं अभी। देखिए, जो एक टीचर रहता है उसका क्या काम रहता है कि वो आपको किसी टॉपिक के बारे में बता दे कि ये टॉपिक क्यों है। जैसे रिटायरमेंट है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो जा रहा है उसका हिसाब करना चाहते हैं और बाकी लोगों की पोजीशन क्या है उसको समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टीचर आपको 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करा सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप समझिए कि क्वेश्चन आपने करने होते हैं, बुक्स उठा के एग्जाम्पल्स करके आपने करने होते हैं। अगर आप कहें कि सर जितने क्वेश्चन आपने कराए उतने मैंने कर लिए तो मैं होशियार हो जाऊंगा क्या? आई डाउट। और अगर तू अगर होशियार हो भी पाया तो उन बताई गई बातों तक ही होशियार हो पाएगा। एक बच्चे ने ये चाहिए कि जब वो थोड़ा सा सीख ले तो फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, हर क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन को देखे, कितना क्वेश्चन वो खुद कर लेता है। यानी आप क्वेश्चन पे टूट पड़ो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप वीडियो में देखते हो, फिर 3-4 क्वेश्चन खुद ही करने लग जाओ। क्या होगा? आप मैक्स टू मैक्स सोचो क्या होगा। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आधा आपको समझ आ रहा है, आधा आपको नहीं आ रहा, सो आधा तो कर लो, और जो आधा नहीं आ रहा उसको देखो कि कौन सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही और ट्राई करो फिर उसे पता करने का। ठीक है, तब आप थोड़ा अच्छा हो पाते हो और बेटर हो पाते हो। ठीक है, अभी मैं सच बताऊं, ये समझने के लिए आप बहुत छोटे हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ कहाँ काम आएगा। केवल ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप सीख रहे हैं तो दुनिया में पार्टनरशिप ही काम आना है, लेकिन जब आप लर्न करना सीखते हैं तो भी गाहे बगाहे बहुत सारी बातें आप सीखते हैं। तो अभी मैं सच में आपको कहूँगा, शायद मैं भी कभी 10th क्लास में था तो मैं कहता था कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज मैं सोचता हूँ जितना पढ़ाई से मुझे फ़ायदा हुआ है उतना शायद किसी को नहीं हुआ होगा। तो पढ़ाई की बहुत वैल्यू रहती है और ये आप समझेंगे।
आपको लगेगा कि आपके माता पिता या टीचर्स आपके पीछे यूं ही पड़े हुए हैं, वो यूं ही पीछे नहीं पड़े हुए हैं, शायद वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंस होती है क्या। ठीक है, तो वो अब आपके बेटरमेंट के लिए चाहते हैं कि आप पढ़ लें। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला उन बड़ों पे विश्वास करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। दूसरा तरीका है शायद आप विश्वास ना करें और अपनी मनमर्जी करें। तो ठीक है, दोनों ही चॉइसेस आपके पास है, पर मैं कहता हूँ कि जब तक आगे की राह आपकी क्लियर होती है कि मैं लाइफ में ये करूँगा या ये करूँगी, तब तक के लिए पढ़ाई इज़ द सेफेस्ट एंड बढ़िया से बढ़िया राह पढ़ाई वाली है। ठीक है, आगे आपकी जाके राह क्लियर हो जाए कि मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊँगा, मैं तो इस चीज़ में जाऊँगा, तो आप उधर चले जाना, कोई रोकने वाला नहीं है, लाइफ आपकी है, आप उधर चले जाना। लेकिन टिल देन जब तक आपको विज़न क्लियर होता है, जो कि शायद जल्दी एज में नहीं हो पाता, हो गया है तो आप बहुत लकी हैं, बट अगर नहीं हो पा रहा क्लियर अभी छोटी एज में, तब तक आप पढ़ाई करिए। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होती पढ़ाई, जितना हम उससे भागने पे ध्यान लगाते हैं, रहने दें नहीं करते हैं, इससे बढ़िया तो आप फिक्स कर लो कि भाई मेरे को दिन के 2 घंटे या दिन के 4 घंटे, जितने भी घंटे आप दे सकते हैं उतने घंटे पढ़ाई करनी ही है, और फिर चीज़ें आसान होती है। चलिए जल्दी सुनते हैं। अनुज, विशाल, शेखर, यहाँ पे लिखा मैंने अनुज, विशाल और शेखर, ये तो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और पार्टनर्स हैं, लिखा है साहब इक्वल पार्टनर्स, तो 1:1:1 ये इनका रेशो है। और इनका बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, बिल्डिंग है, असेट सारे के सारे डीआर होते हैं, लाइब्रेरीज में बिल पेबल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस का आज सीआर नेचर है, तो ये प्रॉफिट को बताता है। विशाल टेक्स रिटायरमेंट, इनकी फर्म में से विशाल चला गया, मैंने इसके ऊपर ऐसा बॉक्स बना दिया या ऐसा क्रॉस कर दिया, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि विशाल के जाने के बाद अनुज और शेखर का रेशो क्या होगा। तो ये जो बच रहा है और जो आपको दिख रहा है वही है न्यू रेशो 1:1। और मज़ेदार बात है कि अगर आप इसका गेन निकालेंगे ना तो वो भी 1:1 आएगा। यानी जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता, तो जैसे विशाल के जाते ही जो रेशो आपको दिख रही है ना वही आपकी न्यू रेशो है, एज वेल एज वही आपकी गेन रेशो भी है। और चाहे तो आप गेन रेशो का फॉर्मूला लगा के इसको चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहिए। देखिए जब आप नए नए हैं, स्टूडेंट हैं, तब आपको हर चीज़ पे वेरीफाई करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए कि जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो सही भी है या गलत है, आपको चेक करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम क्या है अपनी थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए टीचर जो बोलता है उस पर यकीन कर लेते हैं। आप यकीन क्यों करते हो? ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा, गेन रेशो निकाल लो। ठीक है, चलिए इसके बाद वही कुछ घिसे पिटे एडजस्टमेंट है, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 28,800। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो गुडविल है उसमें से जो जा रहा है 1/3, 3×27, 9,600। हाँ, तो जो जा रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करना है, न केवल कैलकुलेट करना है बल्कि क्रेडिट करना है। जो जा रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, और जो रह गए हैं उनको डेबिट करना है। ठीक है, और आप ये समझिए कि 9,600 है। ओके, और इन दोनों का गेन रेशो 1:1 है, तो 4800 और 4800 हो जाएगा। ठीक है, मैं केवल इस क्वेश्चन में ये एक एंट्री करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नीचे कहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन में पढ़ने के लिए अपने को एग्जाम में टाइम मिलता है। जल्दी सुन लेते हैं एडजस्टमेंट। फर्म का गुडविल 28,800 है। पीबीडी टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 10% ऑन डेटर। पीबीडी हमें 10% की रेट से मेंटेन करना है। बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड, बिल्डिंग को बढ़ाना है 266,000 यानी 66,000 तक पहुंचाना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000, इसे 4,000 से रिड्यूस करना है। और रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 750 नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट। रेंट आउटस्टैंडिंग है, अब तक हमने कुछ किया नहीं है इसके लिए। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वाह, ठीक है, रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो अपने क्वेश्चन देखा था वो थोड़ा भारी था। ये बेटा मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट कोने में जाके। ठीक है,
और ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अनुज है, ये विशाल है और ये शेखर है। ठीक है, ठीक है, मैं बोल चुका, फिर भी एक बार बोलता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे और मेरे टीचर ने जैसे मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेशन सिखाया था कि कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन वाले चैप्टर की बात है, और कैसे हम नया रेशियो निकालते हैं। तो एक दो दिन तो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जब तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा मेरे को समझ आने लगा तो पता नहीं मैंने क्या किया कि मतलब ये हुआ कि पिछले 8 या 10 साल के बोर्ड एग्ज़ाम में, पिछले 8-10 साल के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी रेशियो कैलकुलेशन के क्वेश्चन आए थे ना, उनको ढूंढ ढूंढ के ख़त्म किया। और तब जाके वाकई में कॉन्फिडेंस आ गया कि लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, और कब क्या करना है। ठीक है, आप सब एक जैसा बिहेव करो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि जो मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो फिर इस वजह से पॉसिबल होता है कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकता हूँ या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको जो उससे समझना है आप समझिएगा। ये इसके बाद बैलेंस शीट है, और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे पहले कैपिटल नोट करनी। कैपिटल का CR नेचर होता है अक्सर, नॉट एवरी टाइम, बाय बैलेंस BD। जो कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, वो तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से और पॉइंट टू पॉइंट सुना करो, क्योंकि उनके लिए पूरा क्वेश्चन ये नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन उनके लिए 10-12 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब मैं नहीं बकवास करूँगा। ये अनुज, विशाल और शेखर है, 30, 20 और 16। ये सबसे पहले अपन ने इनकी कैपिटल नोट डाउन कर दी। इसके बाद जो आपका जनरल रिजर्व होता है, इसका CR नेचर होता है, तो आप इसे CR में लिख देना। 15,000 अमाउंट है, इक्वल रेशो है, तो 5-5 हज़ार सब में आएगा। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसका CR नेचर है, तो आप इसे CR में लिख देना, और 1-1 हज़ार रुपये आप इसमें लिख देना। ठीक है, लॉजिक वही है कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसके बाद जो गुडविल का हमने एडजस्टमेंट किया, वो एडजस्टमेंट एंट्री कहती है A को डेबिट करो, तो मैंने इसे डेबिट कर दिया। S को भी डेबिट करो, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा किसकी वजह से, तो आप यहाँ लिखेंगे विशाल की वजह से डेबिट। और जो विशाल है उसे क्रेडिट करना है, यानी क्रेडिट में जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय A और S। ठीक है, थोड़ा सा ये एंट्री लगती है एडजस्टमेंट की, लेकिन एक बार कर लेते हैं ना तो आ जाता है। कोई चीज़ तब तक ही मुश्किल लगती है जब तक आप उसे करते नहीं हैं। चलिए, इसके बाद है लैंग्वेज, ध्यान से सुनेंगे, PBD टू बी मेंटेन्ड। PBD को हमें मेंटेन करना है @10%। अब जैसे ये है बेटा, ध्यान से देखना, ये है 22,500, 22,500। इसका आप 10% निकालेंगे तो वो आएगा 2,250। तो हमें जो PBD रिक्वायर्ड है वो है 2,250, पर हमारे पास जो PBD ऑलरेडी है वो है 2500। तो क्या नतीजा निकला कि हमें PBD को डाउन करना है। हमें जो PBD चाहिए वो चाहिए 10%। हमने 10% से ज़्यादा PBD बना रखा है, तो हम PBD को नीचे कर देंगे। PBD को नीचे करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो आपको CR साइड में जाना है, CR साइड में जाके आपको बाय PBD 250 रुपये लिखना है, और जो बैलेंस शीट होती है उसमें डेटर्स लिखने हैं 22,500, और जो PBD आपने मेंटेन करना है वो है 2,250। तो पीछे की तरफ आपका आता है बेटा जी 20,250। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट इज बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड। यहाँ तक का मतलब है बिल्डिंग को बढ़ाया जाना है, और यहाँ पे या तो 2 लिखा होगा या बाय लिखा है। तो अभी बिल्डिंग 60 पे है, और इस जैसे 60 ही होता है, तो इसको बढ़ाना है कहाँ तक, 66 तक। ये लिखा होता है 2 और हिंदी में लिखा होता है तक। 60 को 66 तक पहुँचाना है 6,000। ठीक है, बाय बिल्डिंग। और इसके बाद है यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्डिंग, जो कि 66,000 पे आ जाएगा। ओके, वहाँ पे 6,000 आएगा ऊपर।
नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड, इसे फर्नीचर फिक्सचर्स को रिड्यूस करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे 4000 तक या 4000 से, तो यहाँ पढ़ेंगे से, 4000 से रिड्यूस करना है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर को 4000 से रिड्यूस करना है, तो 4000 का लॉस होगा। और इसके बाद यहाँ पे 14000 होता था, तो यहाँ 10000 आ जाएगा। मैं अब आपको एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, ये ऐसे भी बोल सकता था कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000, ये ऐसा बोल देता कि इसे कम करना है कहाँ तक, 10,000 तक। तो मेरी समझाने की लैंग्वेज ये होती कि देखो अभी तुम 14,000 पे खड़े हो, ये इसे रिड्यूस करना चाहता है कहाँ तक, 10,000 तक। तो लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, और यहाँ पे इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, ज़्यादा घुमाया नहीं, इसने बोला फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को 4000 से रिड्यूस किया जाए, तो आप कर दो, बची हुई वैल्यू लिख दो। इसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड एज येट, ये कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग जिसके लिए अब तक प्रोविजन नहीं हुआ है 750 है, तो इसका मतलब है आप इसके लिए प्रोविजन करो, तो आप यहाँ प्रोविजन करो, आपको ये पैसा देना होगा, इज अ लायबिलिटी, यहाँ वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी अपीयर होगी रेंट आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, मैंने आसान क्वेश्चन लिया है, खत्म होने को है। अब आप यहाँ देखिए, इधर का जोड़ हो रहा है 6250, इधर का जोड़ हो रहा है 4750, दोनों का गैप आ रहा है 1500। गैप लिखने के बाद आपको ये बराबर लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 111, 500 500 500, सब में ट्रांसफ़र करना है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में, गेन रेशो में, ये रेशो में। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप पता नहीं कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे। लोग क्या करते हैं, जब मैं गलती बताता हूँ, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ABCD वाले क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन ऐसे करते हो, इसके बजाय आप 10 पूरे क्वेश्चन करके लगा लो, आप इन 100 क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे आराम से। खैर, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स, तो यहाँ पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, और 500 500 500। कोई भी नया वीडियो देखने से पहले आप श्योर हो जाइएगा कि आपसे इस पुराना वीडियो देख रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप चौथा वीडियो देख रहे हैं, तो पहले 3 वीडियो देख के आना, फिर इस पे आना चाहिए। चलिए, 30,000 35 36, ये है 36,500। अरे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आके देखो, अभी हो गया है, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया। विशाल जा रहा है, फोकस करते हैं वहाँ पर, विशाल जा रहा है, तो अपन पहले विशाल का हिसाब करेंगे। 20 25 26 30 34 और ये है 2100, 36,100, 36,100। इसका टोटल बनता है 36,100, ये इसका है ड्यू अमाउंट, और हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे लोन में, क्योंकि पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। यहाँ से आपको एक एंट्री बेटा बनानी आनी चाहिए, एंट्री बनानी आनी चाहिए, विशाल कैपिटल टू विशाल लोन, विशाल कैपिटल टू विशाल लोन, और ये विशाल लोन यहाँ पे बैलेंस शीट में अपीयर होगा 36,100। इसके बाद जो पार्टनर्स बच गए हैं 30 35 36, 36,500 टोटल है, और इसमें से 4,800 गया, यानी 5,000 चला गया। 36,500 में 5,000 चला गया, 31,500, तो 31,700 टू बैलेंस CD। और जैसे ये है 16 21 22 22,500, 22,500 में से 5 गया 17,500, ये बच गया 17,700। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में अनुज आ जाएगा और शेखर आ जाएगा। अनुज है 31,700, शेखर आ जाएगा 17,700। कि सर बस करो ना, नहीं अभी हो गया है। ये बैंक जो था ये 10,000 रुपये, यानी अपनी पुरानी वैल्यू पे आ जाएगा, सेम का सेम, ये क्यों चेंज होगा। स्टॉक आ जाएगा अपनी पुरानी वैल्यू पे, सेम का सेम। और
फर्नीचर आ चुका है, डेटर्स आ चुका है, बिल्डिंग आ चुका है, बीपी 10,000, क्रेडिटर्स आ जाएगा 20,000। आखिर में जोड़ लगानी है, 10 और 20 30, 30 और 36 66, 67 97, 114, 115 400, 500, 115 500 और 750, 116 250, 116 250। इधर पे 66 76 86 96, 116 250। वाह जी वाह, 116 250। फाइनली मैच हो गया है। और आखिरी बात, घिसी पिटी बातें। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में जो रिजर्व और प्रॉफिट है उनका एडजस्टमेंट करो, हाँ। उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट करो, हाँ। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करो, हाँ। क्वेश्चन में जो भी रिवैल्यूएशन का नतीजा आए उसको यहाँ पहुँचाना, सबसे पहले जो जा रहा है उसका हिसाब करना और फिर बाकी लोगों का भी हिसाब करना, आखिर में बैलेंस शीट मैच करना, कॉपी बंद करना, मोबाइल बंद करना। बाय।